नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन करनी है हमने, ठीक है। तो ये 5 तरह के हैं, पर हमने ये जो 2 हैं, ये थर्ड और फिफ्थ वन इज़ सेम चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आती है सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी की, मतलब कि हमें जो पॉलीमर है वो कहाँ से मिल रहा है। तो हमें पता है कि नेचर से मिलेगा या हम खुद बनाएंगे, ठीक है। सिंथेटिक इज़ खुद बनाएंगे, एंड सेमी सिंथेटिक मतलब थोड़ा सा नेचुरल लेंगे और उसमें कुछ अपनी केमिकल एडिशन करेंगे, तो उसका हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। फिर आता है स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। तो कुछ पॉलीमर बिल्कुल सीधे होते हैं, लीनियर बोलते हैं उनको, कुछ ब्रांच्ड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। नहीं, फोर्स के ऊपर होते हैं कि फोर्स के ऊपर कौन किस तरह के होते हैं, कि सबसे हार्ड कौन होगा। आपने तो देखा होगा कि जो हमारे पास जितनी भी प्लास्टिक मैन मेड चीज़ें होती हैं ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो उनके फोर्सेस के बेस के ऊपर होता है। तो मतलब कुछ आएंगे इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की कौन सी पॉलीमराइजेशन मतलब कि कौन सी प्रोसेस से वो चीज़ बन रही है, क्या वो एडिशन है प्रोसेस है या फिर कंडेंसेशन है। तो इसको हम एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। इस पे कौन सी फर्दर प्रोसेस एडअप की जाती है, तो ये एक आता है चेन ग्रोथ और दूसरा आता है स्टेप ग्रोथ, ठीक है। तो एडिशन प्रोसेस ऑलवेज चेन ग्रोथ चलेगी और कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है वो स्टेप ग्रोथ चलेगी। तो ये प्रोसेसेस हमने पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सो फर्स्ट आता है सोर्स, ठीक है। तो सोर्स भी आता है नेचुरल से, नेचुरल पॉलीमर। कौन से नेचुरल पॉलीमर होंगे, तो वो आपको या फिर एनिमल से मिलेंगे या फिर किससे मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे, क्योंकि यही हमारा एक मेन सोर्स है, या फिर एनिमल या फिर प्लांट्स। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो लाइक आलू हो गए, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, आप बोलोगे स्टार्च होगा, प्रोटीन्स जैसे बता दिए मैंने, प्रोटीन होंगे, ठीक है, सेलुलोज होगा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं प्लांट्स में, ठीक है। और भी फर्दर आएंगे। तो स्टार्च, स्टार्च तो एक पॉलीमर है। ये किससे बना हुआ है, स्टार्च बना हुआ ग्लूकोज से, ठीक है। तो मतलब स्टार्च की मोनोमर यूनिट क्या ही, ग्लूकोज। प्रोटीन किससे बना हुआ है, ये अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या हुई, अमीनो एसिड। सेलुलोज, सेलुलोज किससे मिलकर बना हुआ है, ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। उसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, जो हमारे पास ना न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है, क्या पूछा मैंने, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे, डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए फर्दर 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और इन 3 चीज़ों के मिक्सचर को कुछ चीज़ बोलते हैं। दैट इज़ होमवर्क फॉर यू, बताना मुझे आप, ठीक है। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर जो नेचर में पाया जाता है, होते हैं ना रबर ट्री, उससे भी रबर निकाला जाता है, बट इट इज़ बहुत ही चिपचिपा सा होता है। तो वो किससे बना है, दैट इज़ आइसोप्रीन यूनिट से, आइसोप्रीन यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट आता है, ये तो नेचुरल हो गया। दूसरा आता है सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये सिंथेटिक बना कौन रहा है, ये तो ह्यूमन बीइंग खुद बना रहा है, ठीक है। ये खुद बना रहा है, मैन मेड है, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो आप सबसे ज़्यादा ना पीवीसी की पाइप पे यूज़ करते हो ना पीवीसी की पाइप, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर यूनिट क्या है, पोली को हटा दो, क्या बचा, विनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड। डन। नेक्स्ट आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन बैग तो बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हो, पॉलीथीन। पोली को हटा दो, बचा क्या, इथीन, तो इसका, या फिर इथीन या इथाइलिन जो भी आप बोलते हो, इथाइलिन, ठीक है। तो ये इसकी मोनोमर यूनिट है, क्लियर है। देख सकते हैं टेफ्लॉन, 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 इसका मोनोमर यूनिट क्या है, टेट्रा फ्लोरो इथेन, 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 यानी इथीन डबल बॉन्ड है। अच्छा, इन तीनों का स्ट्रक्चर मैं एक में ही बता देती हूँ, बहुत ही ट्रिकी टाइप है। लेट्स स्टार्ट विद पॉलीथीन, CH ऐसे करके, दोनों H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। देखो, इसको बोलते हैं इथीन, मतलब ये पॉलीथीन का पॉलीमर आ गया। अगर मैं इस H की जगह कोई भी, मतलब ये कोई भी ले लूँ, इस H की जगह क्लोरीन लगा दूँ, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह लगाना है क्लोरीन, तो वो बना देगा विनाइल क्लोराइड, उसको हम बोल देंगे विनाइल क्लोराइड। अगर इस H की जगह फ्लोरीन लग जाए, ठीक है, इन सब की जगह, इसकी सारी जगह टेट्रा बोलना है ना, फ्लोरीन लग जाए, तो ये बन जाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन।
तो आपके लिए होमवर्क एक और क्या रहा कि आपने मुझे पीवीसी, पॉलीथीन और टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट ये जो है ना, इनका स्ट्रक्चर आपने बना के भेजना है मुझे। ओके, नेक्स्ट वन इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक ये थोड़ा मिक्सअप आ गया, ठीक है। मिक्सअप मतलब कि नेचुरल पॉलीमर भी आएगा और दूसरा भी आ जाएगा, अपना सिंथेटिक पॉलीमर भी आ जाएगा। तो इसमें कौन सा आता है? देखो हमारे पास नेचुरल रबर है, ठीक है। इसका एग्जांपल तो नहीं है, बट ये बताती हूँ कि नेचुरल रबर क्यों लिया गया है। एक्चुअली नेचुरल रबर जो तरह बहुत स्टिकी होता है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम इस नेचुरल रबर में एक चीज़ ऐड करते हैं, सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र ऐड करने पर हमारे पास जो रबर आता है ना, उसको हम बोलते हैं, सल्फ़र ऐड करी तो जो रबर बना वो कैसे बना? वल्केनाइज्ड रबर। कैसा रबर हो गया? वल्केनाइज्ड रबर। और ये रबर ना बहुत ही हार्ड होता है, तो स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है और चिपचिपा नहीं होता, पहली बात तो, ठीक है। तो इस वल्केनाइज्ड रबर का हम यूज़ करते हैं और ये आता है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाता है गन कॉटन। गन कॉटन, ठीक है। इस गन कॉटन या फिर ये जो है ना, हमारे पास सेलुलोज होता है, सेलुलोज गन के लिए, गन में जो पाउडर फॉर्म होता है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। सेलुलोज जो होता है ना, वो तो सिंपल हमें पता है कैसा होता है, ठीक है। अगर हम उसमें नाइट्रेट ऐड कर दें, नाइट्रेट, तो बन जाएगा सेलुलोज नाइट्रेट। तो ये जो सेलुलोज नाइट्रेट होता है, एज अ गन कॉटन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है रायोन। रायोन आपने पता है कपड़े हम यूज़ करते हैं रेयॉन के, तो ये किससे बना है? सेलुलोज एसीटेट से। तो ये आ गई हमारे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। सेकंड वन इज, अब हम करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। फर्स्ट लीनियर। लीनियर कैसा आएगा? ये लो, ये लीनियर आ गया, मतलब कि कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, सीधे सीधे हो जाएंगे। अगर देखो ना, इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि ये लीनियर है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है। तो जब हम इसको ना पैकिंग करेंगे ना इनकी, तो बहुत अच्छी पैकिंग होगी। तो यहाँ से एक बात भी ध्यान में रखना है कि अगर इसकी पैकिंग अच्छी है, तो ये कहीं पर भी जो पैकिंग मटेरियल होता है ना, वहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। जिसमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं आपके? लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल अभी अभी आपने पढ़ा, पीवीसी, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीमर जो होते हैं वो आते हैं, नाइलॉन्स आएंगे इसमें, और पॉलिएस्टर आएंगे, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज, कौन सा बताया था? ब्रांच्ड। वेरी गुड, दैट इज ब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। ब्रांच पॉलीमर क्या होते हैं? जो मोनोमर्स यूनिट, ये मान लीजिए एक मोनोमर यूनिट है, ये दूसरी मोनोमर यूनिट है, इन दोनों, इनकी क्या है? ब्रांचिंग हो रही है, इनकी अपनी ब्रांचिंग हो रही है, दूसरे के साथ नहीं ब्रांच बना रहे, अपनी ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। तो ये लॉन्ग फॉर्म में होते हैं और ब्रांच्ड जो ब्रांचिंग होगी वो डिफरेंट लेंथ से होगी। तो अल्टीमेटली इसमें एग्जांपल आते हैं आपके स्टार्च, फिर लो डेंसिटी पॉलीमर, ठीक है, ग्लाइकोजन इसमें आ जाएगा। अपने एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपने याद रखनी है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो होता है ना, ये एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन कर देता है। ये आ गया हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इस पे डिफरेंट चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग, इस पे जो मोनोमर यूनिट तो सेम रहेगा, ठीक है, और साथ में जो है मतलब एक दूसरे के साथ ब्रांच बना के एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करते हैं। पर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो होता है 3 डिमेंशनल नेटवर्क की फॉर्मेशन करता है, और मतलब कि अगर आप आगे पीछे से उसको घुमा फिरा के देखोगे ना, तो एकदम से एक लिंकेज नज़र आएगी आपको उसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ब्रांचिंग होने की वजह से ना, ये एज अ पैकिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, इसकी कुछ अच्छी पैकिंग नहीं होती है, ठीक है। इरेगुलर से ब्रांचिंग का वही है और क्रॉस लिंक्ड वही है, मतलब इरेगुलर ब्रांचिंग की वजह से इसका एज अ पैकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ये हार्ड होता है। इसलिए इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं दैट इज़ बैकलाइट। बैकलाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छे से हमने इसका यूज़ पढ़ना है। बैकलाइट, मेलामाइन, मेलेम अमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ये तो हमने कर लिया इसके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। अब आते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं, इसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस के ऊपर। मॉलिक्यूलर
फोर्सेस के बेस के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है फोर्सेस अलग अलग होती हैं। फोर्सेस क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है, दो पॉलीमर्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तभी वो हार्ड कहलाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना हार्ड कहलाएगा। लाइक ये पेन है, इट्स ए पॉलीमर, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तभी ये एक दूसरे के साथ स्टिकअप है। अगर आप इसको तोड़ना चाहो तो बस थोड़ा सा प्रेस करो, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी है लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन ये हार्डनेस इसमें ज़्यादा नहीं है। तो आपके पास कौन कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिलेंगी, वैन डर वाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स में सबसे पहले हम तो फोर्स की ही बात करेंगे। तो इसके बीच की जो फोर्सेस होती है कैसे आएंगी, वीक आएंगी, वीक फोर्सेस आएंगी। मतलब फोर्सेस हैं, वीक हैं, तो यह इसको हम को रिलेट करते हैं इलास्टिसिटी से। मतलब कि ऐसे प्लास्टिक जिसको हम अगर स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच मतलब कि उसको खींचेंगे, तो खींचने के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा। जब हम उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो रिलीव कर देंगे, मतलब स्ट्रेस हटा देंगे, तो वो एक दूसरे के साथ क्या अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये कौन सा पॉलीमर होगा जिसको हम खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, और जब हम उसको छोड़ते हैं मतलब उसको स्ट्रेस रिलीफ करते हैं हम, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। रबर कहते हैं ना, रबर बैंड यूज़, ठीक है, वहाँ पर ये पॉलीमर यूज़ आता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि वो वीक होता है, टूट भी जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव करने पर वो टूट भी जाता है। तो इस पर आपके पास एग्जाम्पल आएंगे बुना वाले साइड, बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन। पीछे मैंने आइसोप्रीन बताया था, ये नियोप्रीन है, ठीक है। इसके हमने पढ़ने हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एक इलास्टोमर्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच की जो फोर्सेस होती है वो कौन सी होती है, तो वीक आएंगे ना, सिंपल। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, या फिर डाइपोल फोर्सेस बोल सकते हैं, डाइपोल फोर्सेस। फाइबर का यूज़ आपको अगर ध्यान में लाओ तो फाइबर का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हो आप, हर जगह, ठीक है। जैसे स्वेटर बुनना, जो हमारी स्वेटर्स होती हैं, जैसे दी स्वेटर्स हो, तो इसमें भी जो है फाइबर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। प्लास्टिक की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एज अ बॉबन्स के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ बुनने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पर ये ही फाइबर यूज़ किए जाते हैं। आपकी रस्सियाँ होती हैं, रस्सियाँ देखी होंगी, तो रस्सियों में भी फाइबर्स ही यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक के क्यों ना हो। तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है नायलॉन 66। अच्छा, इसका मैंने आपको पीछे बताया था मोनोमर, नायलॉन 66 का। तो यहाँ पर आप इसका मोनोमर बताना मुझे कि नायलॉन 66 का पॉलीमर क्या है, ठीक है। इसमें सिल्क भी आ जाती है आपकी, एंड टर्लिन एक्सेट्रा इसकी एग्जाम्पल है। अब आते हैं हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ टाइप है, ठीक है। थर्ड दैट इज थर्मोप्लास्टिक, एंड फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग। चलो थर्मोप्लास्टिक का और थर्मोसेटिंग का एक छोटा सा हिंट से करवाते हैं। मान लिया कि आपने लोहा तो देखा होगा, जब हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर हम उसको एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं, फिर इसको ठंडा कर देते हैं तो वो उसी शेप में आ जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो हमारा प्लास्टिक का भी वैसे ही है कि जैसे हम उसको हीट करेंगे, हीट करने पर वो क्या होता है कि पिघल जाता है। पिघल जाने पर जब वो गर्म होगा ना, आप उसको कोई भी आप शेप दे सकते हो, शेप देने के बाद उसको इमीडिएटली ठंडा कर दो तो उसकी एक पर्टिकुलर शेप आ जाएगी, ठीक है। बट थर्मोसेटिंग में वैसे नहीं होता है कि आपने एक पॉलीमर बनाया एक बार, ठीक है, उसको हीट किया, हीट करने पर उसकी परमानेंट जो शेप होती थी ना, आप उसको शेप दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसमें जो है आप उसको डिज़ायर्ड शेप दे सकते हो जब हम उसको हीट और कूल करते हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं। बट इसमें थर्मोसेटिंग में एक बार आपने उसको हीट कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी में कम्प्लीटली चेंज आ जाएगा, ठीक है। ये होता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। इसमें जो होता है लीनियर और थोड़ी सी ब्रांच्ड चेन होती है। अब हम इसको पीछे वाला जो है ना, इसके एडिशन करेंगे तो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है थर्मोप्लास्टिक का, वो कैसा होता है, थोड़ा सा लीनियर और थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है। लेकिन थर्मोसेटिंग का क्रॉस्ड लिंक्ड होता है, ठीक है। इसकी फोर्सेस जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में आती हैं। किसके बीच में बताएं,
इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में इसकी फोर्सेस बताएं। इसमें जो फोर्स मतलब क्रॉस लिंक्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। क्रॉस लिंक्ड होगा एंड कैसे फोर्सेस होंगी, हार्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी। दूसरा, आपको हीट करो मेल्ट करो तो इससे आप इसको कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड जो क्रॉस लिंक्ड इस पे चेन होने की वजह से, क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से ये मेल्ट भी नहीं करता है, और अगर मेल्ट कर भी जाए ना तो इसको हम कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दे सकते, अपनी ये शेप ही लूज़ कर देता है, ठीक है। तो इस पे अगर एग्जांपल आते हैं, जैसे इस पे एग्जांपल बात करें, पीवीसी, ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीइथीन, पॉलीस्टाइरीन, सारे के सारे। इस पे वैकलाइट, ये एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैकलाइट, मेलामाइन, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो भी है। ये मैंने क्या बताया, थर्मोप्लास्टिक, मतलब कि हीट करने पर ऑन हीट आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो, हीट करने पर शेप दे सकते हो, बट इसमें शेप नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई जो इम्पॉर्टेंट वन थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में विद उसकी जो उसकी मैकेनिज्म है उसके साथ करेंगे।